गुड मॉर्निंग जी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज हमारे मेहमान बहुत खास हैं, इतने खास मेहमान हैं, इतने खास मेहमान हैं कि आप सबके सब खड़े हो जाएंगे। आज 1-on-1 है अबरारुल हक। रंग दे रंग मौला रंग। आपको सवारियों पे बिठाने की क्या जरूरत थी ख्वातीन? मैं चाहता हूँ जिंदगी आगे चलती रहे। बिल्लियाँ हैं छोटी छोटी, हमारे घर उनको भी मार पड़ती है। वो जो छोटी सी बिल्ली थी क्यूट सी, उसको भी टुक टुक ऐसे करके। आप कहाँ जाते हैं? मैं उस वक्त कहीं चला जाता हूँ। बस ठीक है, जवाब खत्म। जब शमूलियत इख्तियार की थी पीटीआई के अंदर, तो क्या सोच के की थी? फनकार कहाँ जाता है पॉलिटिक्स के अंदर? देखिए, ये एक स्ट्रगल है एंड द स्ट्रगल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर लाइफ। इसका किसी इक़्तिदार के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। How much influence you had from your mother? बस प्यार याद है, मैं अम्मी के साथ ही शेयर करता था, रूम भी आखिरी दिनों तक। My mother is in the hospital. कल उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात कही। मैं चली जाऊंगी, मुझे जाने का डर नहीं। और मैं जब चली जाऊंगी फिर तुम्हें कहाँ देखूंगी? दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं मान। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं यहाँ लाहौर में मौजूद हूँ। ये जगह इकबाल टाउन की है, इसको न्यू मेहरान ब्लॉक कहते हैं। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? टू डू वन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट शोज दैट आई एवर हैड टू डू। यू नो, अ लॉट ऑफ टाइम्स हम सब के सब चैनल्स, लोग, होस्ट, प्रोडक्शन टीम, हम सब के सब नंबर्स के पीछे भाग रहे होते हैं। हमें रेटिंग्स चाहिए होती हैं, नंबर्स चाहिए होते हैं। लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम चैनल्स और तमाम लोग और तमाम एंकर्स, तमाम मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ इस प्रोफेशन से वाबस्ता और काम करते हैं, वो बहुत सारे शोज ऐसे भी करते हैं जिनका रेटिंग्स से, जिनका नंबर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आज मैं अपनी बहनों से कहूँगा जो मुझे देख रही हैं, भाइयों से कहूँगा जो मुझे देख रहे हैं, बिकॉज आई नो कि समा आप अपने घरों में देखते हैं, हॉस्पिटल्स में देखते हैं, बैंक्स में देखते हैं, अपनी वर्क प्लेस में देखते हैं। आज मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँगा कि आज आप समा से ट्यून आउट मत कीजिएगा। अगर आपकी औलाद है तो आपको आज अंदाज़ा होगा कि मैं किस किस्म का शो करना चाह रहा हूँ। अगर आप बाप बनने वाले हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं आज किस किस्म का शो करना चाह रहा हूँ। अगर आप माँ बनने वाली हैं या आप माँ हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज शो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप नाना हैं तो आपको पता चलेगा, अगर आप सिंपली बहन हैं तो आपको पता चलेगा, अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको पता चलेगा, और अगर आप एक ऐसी शादी में दाखिल होने जा रहे हैं जहां थोड़ी सी कुर्बानी दरकार है तो आपको पता चलेगा। अगर आपकी दूसरी शादी हो रही है तो आपको मालूम चलेगा कि आज का शो कितना इंपॉर्टेंट है। आज का शो शायद मेरे अपने इस 1 साल टेन्योर का सबसे मुश्किल शो है, सबसे ज्यादा मुश्किल शो है जो मैंने आज तक शो समा पे किए हैं। उसमें से ये बहुत मुश्किल शो है। एक शो मैंने जो पेशावर में किया था वो बहुत मुश्किल था, और एक शो जो मैं आज करने जा रहा हूं वो बहुत मुश्किल है। किसी को नहीं कोई मसला नहीं है, कोई इधर 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 कोई मसला नहीं है। हम लाइव कर रहे हैं ना, लाइव टीवी पे जा रहा है, जाने दें, ये आवाजें आएंगी, ये जिंदगी है, दिस इज पाकिस्तान, वी आर नो डिफरेंट। कोई मसला नहीं है, लोगों को भी पता है, सबको पता है। लोग कहते हैं माइक अंदर कर लो, माइक का तार नजर आ रहा है, माइक के साथ ही तो बोलते हैं ना, इसके अलावा तो नहीं बोल पाते। अब सवाल यह पैदा होता है कि आज का शो है क्या। कुछ रोज पहले एक वाकया हुआ है, एक ऐसा वाकया जिसने पाकिस्तान को दहला दिया। न्यूज के टिकट्स चल गए, न्यूज एक्टिव हो गई, समा ने एक्शन लिया और बिलाल भाई को यहां भेजा। बिलाल भाई ने यहां पर आके एक शो किया, उसके बाद हम आज यहां पर मौजूद हैं। कल मैंने आपसे कहा था अबरार के शो के बाद कि मैं लाहौर में हूँगा, तो आज मैं लाहौर में हूँ ये शो करने के लिए, और आज मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन शो है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट शोज आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। रीजन क्या है? एक लड़की थी, उसका नाम था खदीजा। उस लड़की की शादी आज से 5 साल पहले एक शख्स से हुई। 2 बेटियां हुई, एक बेटी का नाम अलिशबा, दूसरी का नाम जोहा। वो बेटी जिसका नाम अलिशबा था वो आज इस दुनिया में नहीं।
माँ को नज़र बहुत कम आता है। अगर दिन की रोशनी में निकले तो उसे चश्मा लगाना पड़ता है, वो देख नहीं पाती है। घर के काम करती है लेकिन संभल संभल के, बारीक कोई भी काम उससे हो नहीं पाता। और ये तकरीबन बेनूर आंखें इस वक्त अपनी बेटी की याद में रोती हैं। वो बेटी जिसे मारा गया, वो बेटी जिस पे तशद्दुद किया गया। लेकिन उस पे तशद्दुद करने वाला था कौन? उसका अपना बाप। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। आज ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे जालिम बाप की और एक ऐसी जालिम सौतेली मां की जिसने एक मासूम को जान से मार दिया। फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन इसके साथ एक और सितम है, और वो सितम यह है कि जो नई शादी उस लड़की की हुई है वहां भी एक कहानी है। मैंने कहा ना, आज हम बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरेंगे, ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव से गुजरेंगे। आ जाइए, इधर आ जाइए, गाड़ी जा रही है, आ जाइए। जाने दीजिए गाड़ी को, जाने दीजिए, जाने दे, कोई बात नहीं, लाइव शो। आप प्लीज चले जाइए, मैम चली जाइए, जाए प्लीज, जाइए जाइए चौकर, आइए जाइए, थैंक यू। आइए चलते हैं अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। जी लाइव शो हो रहा है मैम। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि ये कहानी है क्या। आइए मेरे साथ। मैं इस वक्त दाखिल होने जा रहा हूँ एक ऐसे घर में जहाँ आज रिश्तों की कहानी है, कुर्बानी की कहानी है, जहाँ दर्द की कहानी है, आंसुओं की कहानी है, जहाँ एक माँ की पुकार है, एक बाप का किरदार है, एक सौतेली माँ का सितम है। बस आसमान नहीं टूटा, जमीन नहीं फटी, एक बच्ची है जो इस दुनिया में नहीं है, वो बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं था। आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। इससे पहले कि मैं इन लोगों से मिलूं, सबसे पहले हमारे पास एक पैकेज है जो मैं चलवाना चाहता हूं। पहले आप उसे देख लें, इसके बाद इन सबसे बात करते हैं। वॉच दिस। खुरम और उसकी दूसरी बीवी गानिया को हिरासत में लेकर खदीजा की रिपोर्ट पर अलिशबा के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक खुरम ने बयान दिया है कि अलिशबा बाथरूम में पांव फिसलने के बायस गिरकर जख्मी हुई थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दम तोड़ गई। उस पर तशद्दुद का इल्जाम गलत और बेबुनियाद है। अलिशबा मिर्गी के मर्ज में भी मुब्तला थी। ये खुरम की दूसरी शादी थी, जो इसकी पहली बीवी है, उसने इल्ज़ाम लगाया है खुरम पे और इसकी जो दूसरी बीवी है कि इन्होंने इन पे तशद्दुद करके इसको मारा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम की तफसीली रिपोर्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। अभी तक जो तफ्तीश में बात इस तरह क्लियर नहीं आई, लेकिन हम मजीद इनकी जो है इंटरव्यूज और इंटरोगेशन कर रहे हैं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अलिशबा के माथे और सीने पर चोटों के निशानात पाए गए हैं, जबकि दिमाग के अंदर भी खून जमा हुआ था। इसी तरह अलिशबा की कमर पर एक पुरानी चोट का निशान भी पाया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, once again, welcome back. Ladies and gentlemen, I'm here. सबसे पहले तो मारूश आज हमारे साथ होंगे, हमारी गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम मारूश। इट्स अ सैड डे। ये बात करते हैं मेरे पास। मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने खदीजा से पहले सॉरी कर लिया था और मैंने कहा था कि बहन मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं पता नहीं ये शो कैसे करूँगा। नहीं, हमारे शो का मकसद ये है कि आपके ज़ख्मों को कुरेदा जाए। शो का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग थोड़ा सा होशियार रहें, क्योंकि ये कहानी ऐसी नहीं है जैसी नज़र आती है। इस कहानी में एक बाप है जिसने 2.25 साल बाद इस शादी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। फिर इसके बाद जब खदीजा की शादी किसी और से हुई तो वो वापस आया और उसने कहा कि मुझे अपनी बेटियां चाहिए। एक जिरगा सा बैठा, कुछ बड़े इनके घर की तरफ से बैठे, कुछ बड़े उनके घर की तरफ से बैठे, और इसके बाद फैसला बाप के हक में दिया गया कि ठीक है तुम ले जाओ, कोई बात नहीं। इनको नहीं पता था कि अलिशबा को मौत के मुंह में धकेल रहे। They don't know. आइए बात करते हैं सबसे पहले खदीजा से बात। खदीजा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बहन आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी।
बड़ी बेटी थी आपकी अलिशबा? हाँ जी, अलिशबा बड़ी बेटी थी। क्या उम्र थी अलिशबा? अलिशबा को मैं 27 तारीख थी जिस दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, मेरी साहब का नन ने बताया कि अलिशबा को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचें शेख ज़ायद। मैं वहाँ पे पहुँची हूँ तो वो वहाँ से भी दिखा के निकल चुके हुए थे, बैठने लगे थे गाड़ी में ना। तो बैठते बैठते उसने अपनी बीवी को कहा है कि तुमने बच्ची को मार के तुम्हें सुकून मिल गया अब। तो वहाँ से बैठ के हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए हैं। तो वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने डॉक्टरों ने देखा है, उन्होंने कहा बच्ची दत्त रिसीव हुई है। तो बड़ा उन्होंने कोशिश की, वहाँ से वो बच्ची को लेके जाने लगा तो मैंने उससे बच्ची पकड़ लिया छीन के ना, तो बच्ची दे नहीं रहा था। तो बच्ची को लेके फिर हम लोग वहाँ गए हैं, मतलब कि बच्ची को लेके वहाँ थाने गए हैं। वहाँ जाके फिर उसको दिखाया है, मतलब कि करवाया, FIR कटवाई है। तो FIR कटवाने के बाद उसकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट अभी का अनकम्प्लीट आई है, उसमें आया कि 10 तशद्दुद के निशान है उस पर, और सर पे गहरी चोट है। जिस वक्त उसने ये जुमला बोला अपनी बीवी को, खुर्रम ने, जी, कि बेटी को मार के सुकून मिल गया, तो आपने कुछ कहा उसको? हम लोग तो उस वक्त मतलब कि वो गाड़ी में बैठ रहे थे ना, एकदम से बैठे हैं, हम गाड़ी में से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा बैठे बैठे जल्दी से तो वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाना। वहाँ पे तो नहीं कुछ कहा, लेकिन हॉस्पिटल में जाके हम लोगों ने कहा कि इतनी छोटी सी बच्ची को तूने ऐसे करी है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, शादी कैसे हुई थी खुर्रम से? फैमिली मतलब कि अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी? हाँ जी। शादी होने के बाद कैसा रवैया कैसा था खुर्रम का आपके साथ? वो मेरी कुछ सुनता ही नहीं था, लड़ाई झगड़ा करता था। वो कहता था बस मेरे जो घर वाले हैं मारता वगैरह था। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे? हाँ जी। ओके, तो आपको मारते थे? हाँ जी, हाथ भी उठाया था उसने कुछ। तो आपने डिवोर्स खुद ली थी या उसने दी थी? उसने खुद दी थी, बेटियां होने की वजह से और लड़ाई झगड़ा। बेटियां होने की वजह से डिवोर्स दे दी थी? हाँ जी। कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां हुई। जोहा दूसरी बेटी को तो देखा ही नहीं ना। क्या मतलब देखा नहीं? मतलब कि जब पैदाइश हुई है, पैदाइश के टाइम पे भी नहीं आया वो दूसरी बेटी के। तो आपको डिवोर्स कैसे हो गई? अगर आप प्रेग्नेंट थी तो उसने डिवोर्स कैसे दे दी? बाद में दिया है। अच्छा, बाद में दी है, लेकिन उसने देखा नहीं, अब मिला नहीं आके? नहीं। और कितने साल हो गए थे डिवोर्स को? ये अब जी, अब ये 4 साल। 4 साल हो गए थे? हाँ जी। 4 साल हो गए थे। और इन 4 सालों में उन्होंने आपसे कितना राब्ता रखा बेटियों के सिलसिले में? कोई भी राब्ता नहीं रखा, किसी ने भी नहीं रखा। ये तो बेटियां जब मेरी गई हैं तो मतलब कि माँ है ना, माँ को तो सुकून मिलता नहीं है। उन्होंने खुद मतलब कि मेरा नंबर मांगा था, तो मैंने फिर ठीक है दे दिया था। मैंने कहा मेरी बच्चियाँ वहाँ गई, मैं बल्कि उनसे राब्ते में रहती थी। लेकिन अब नहीं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, कोई मसला नहीं। जी बोलिए। 4-5 माह पहले तो इसने बातचीत वगैरह भी बच्चियों से बंद करवा दी थी मेरी। और जब मैं ये इधर आई हूँ, बच्ची जब मर्डर हुई है उससे 2-4 दिन पहले मैं आई हूँ, तो मेरी छोटी सिस्टर ने फ़ोन करके उसको कहा है कि बड़ी बहन आई है तो उसे बच्ची मिलवा देना। अच्छा, मैं देखूँगा, बताऊँगा, इस तरह करके ना मैं इंतज़ार ही करती रह गई। इंतज़ार करने का ये मतलब हुआ। कितने साल अलिशबा आपके पास रही? 5 साल। मतलब कि जब अभी डिवोर्स भी नहीं हुई थी तब भी लड़ाई झगड़ा करके इधर निकाल दिया करते थे। क्या औरत का वाकई कोई नहीं है? क्या वाकई औरत इतनी मजबूर है कि उसे कोई भी मर्द शादी करके ले जाए और इसके बाद उसका जो मन करे बस वो करे और उसको मार के निकाल दे, चाहे उसके पास उसकी एक बेटी भी हो? किस गलती की बुनियाद पे ये सजा दी जाती है? आपकी कॉल्स मुझे चाहिए आज खदीजा की सपोर्ट के लिए। आई वॉन्ट यू गाइज टू कॉल मी। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कॉल करें। बहुत सिंपल सा शो है, मैं इसे कोशिश करूंगा कि कम से कम ना तो मैं रोऊं और ना आपको रुलाऊं। खदीजा के आंसू मैं नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि खदीजा अपनी बेटी को मिस करती है। क्या पूछूं मैं यहां पर आके इससे? ये पूछूं कि क्या तुम्हें अपनी बेटी याद आती है? चलें, ओके, मैं पूछ लेता हूं, आपको बेटी याद आती है?
बहुत ज़्यादा। मैंने तो उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी फौत हो गई है। I don't know what to say. ये शोज बहुत मुश्किल होते हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, न तो मेरी प्रॉब्लम का अंदाज़ा कर सकते हैं, न चैनल की प्रॉब्लम का अंदाज़ा कर सकते हैं। ये किसी के बस की बात नहीं होती। ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें, मैं कभी भी नहीं करना चाहूँगा ऐसे शोज। ये एक ज़ख्म है जैसे मैं कुरेद रहा हूँ यहाँ बैठ के, ये एक ज़ख्म है। लेकिन अगर ये ज़ख्म मैं नहीं कुरेदूंगा तो पता नहीं और कितनी अलिशबाएँ इस जुल्म का शिकार होंगी। पता नहीं और कितने खुर्रम आएंगे और अपनी अलिशबाओं को ले जाएंगे अपनी खदीजा से। और जब अलिशबा चली जाएगी तो उसके बाद फिर खदीजा उसको देखेगी नहीं, फिर खदीजा उसकी लाश को देखेगी। और यह मसला है हमारे माशरे के साथ। आज़ाद हैं हम हर चीज़ में, कुछ भी कर लो। पुलिस बिक जाती है, वकील बिक जाते हैं, अदालतें बिक जाती हैं, फैसले बिक जाते हैं, स्टे ले लेते हैं हम। समझ में नहीं आता कि क्यों। हमें नज़र नहीं आता कि ये प्रॉब्लम है, हमें अंदाज़ा नहीं होता कब तक। और यही वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है। अभी अब महंगाई का रोना, हमारी बेसिक्स ही गलत होती जा रही है। एक मां यहां बैठ के रो रही है, किसने इजाजत दी है कि एक 4 साल बच्ची को, 5 साल बच्ची को तशद्दुद करके मार दिया जाए। आपकी भी बेटियां होंगी, 6 साल की बच्ची थी। 6 साल की बच्ची में तो वैसे ही दिल नहीं करता कि आप ऊंची आवाज में भी बात करें। मारना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, आप खुद सोचे, मैं यहां बैठ के इनसे क्या पूछूं? मुझे बताइए। मेरा अलमिया यह है कि मुझे पूछना है। उसका रीजन यह है कि हमें और बहुत सारे लोगों को बचाना है, इस कहानी को सामने लेके आना है, ताकि कम से कम ये तो पता चल सके कि जब दूसरी, अगर मर्द, देखें मैं एक बात मैं जरूर बोलता हूं, ये सारे मैं मर्दों को कह रहा हूं, जितने मेरे दोस्त हैं मैं सब उनको कह रहा हूं, अगर आप में हिम्मत नहीं है कि आप दूसरी शादी करें, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा बेटी को जरा उधर ले जाइएगा प्लीज, यहां थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाएगी प्लीज। इट्स ओके, कोई मसला नहीं, इट्स लाइव। आई नो कि लाइव फीड जा रही है, कोई मसला नहीं। हम एक घर में आए हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें होंगी, खुदा का वास्ता लेट इट बी लाइव, कुछ मसला नहीं है। वी आर ऑल ओके। ऑलराइट, हियर वी गो। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप में, आपके दिल में इतनी वसअत नहीं है कि आप दूसरी शादी करके अपनी बेटियों को घर ले आएं, तो फिर दूसरी शादी मत कीजिए। या अपने दिल में इतनी वसअत पैदा करें कि अगर आपकी वो बीवी जिसे आप तलाक दे चुके हैं वो किसी और मर्द के साथ जाए, तो अपने दिल में इतनी वसअत पैदा कीजिए कि उसे भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि याद रखिए आपने उसे निकाला है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अभी इस कहानी में बहुत सारे फोल्ड्स बाकी हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि असल में आगे है क्या। आप हैरान हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे, आप शशदर रह जाएंगे। आपके वहमो गुमान में वो बातें नहीं है जो इस कहानी में मौजूद हैं। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। जी साहिल भाई, मैं मिसेस मुख्तार बोल रही हूँ। मैंने कल भी फोन किया था अबरार भाई के प्रोग्राम में आपको। जी निगर भाई, मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बात करनी है। साहिल भाई, जो इनका दर्द है, ये तकरीबन इनका ही दर्द नहीं, तमाम लेडीज का दर्द हो गया अभी। पाकिस्तानी खासतौर पे हर औरत का ये दर्द है। किसी के बच्चे नहीं गए तो शौहर चले गए, और अगर शौहर हैं तो वो किसी और के। साहिल भाई, हम एक मर्द को तो नहीं कह सकते ना ये बात। ये पाकिस्तानी तकरीबन हर मर्द की कहानी है, हर औरत की कहानी है, हर घर की कहानी है। साहिल भाई, औरत का घर औरत तबाह कर रही है। मर्द को हम इतना नहीं कह सकते जितना औरत, हम औरतें ही दूसरी अपनी बहनों का घर तबाह कर रही हैं। हम खुद बुरी है। ये एक की कहानी नहीं है। आप एक के जख्म को नहीं कुरेद रहे, तकरीबन अपनी तमाम पाकिस्तानी बहनों के जख्मों को कुरेद रहे हैं। किसी के बेटे हैं तो शौहर चले गए, किसी की बेटियां हैं तो शौहर चले गए, किसी ना किसी तरीके से शौहर चले गए। मैं कल आपसे बात की इब्रार भाई के प्रोग्राम में, जिन्हीं का आपने कहा था कि 10,000 का इनाम का, जिसके लिए आपने कहा था। मैं थैंक यू निगत, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपको कुछ और बताऊंगा, एक ऐसी बात जो आपको बहुत हैरान कर देगी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, जब वो हमारे सामने होती हैं तो हमें एहसास होता है कि हम वाकई इंसान नहीं हैं, जानवर हैं।
वैसे हम बहुत कुछ करते हैं, अल्लाह का नाम भी लेते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों से प्यार नहीं कर पाते। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। घरेलू चपकलश ने एक और मासूम की जान ले ली। 6 साला अलिशबा बाप के मुबैना तशद्दुद से जिंदगी की बाजी हार गई। कमसिन बच्ची की हलाकत का अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पेश आया। वालिदैन में अलहदगी हुई तो अलिशबा और इसकी बहन को वालिद ने मां के हवाले नहीं किया। मकतूला की वालदा का इल्जाम है कि खुर्रम और इसकी दूसरी बीवी बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। मेरी दूसरी बच्ची भी चली जाएगी, मुझे मेरी दूसरी बच्ची ला दो, मुझे मेरी दूसरी बच्ची ला दो। उन्होंने मासूम सी बच्ची को तशद्दुद निशाना बनाकर दूसरी बच्ची जब्त कर लिया है। वुरसा की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खुर्रम और इसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। बकौल इसका जो वालिद है खुर्रम की, ये रात वॉशरूम गई थी और वहाँ पे उसका पैर फिसल के ये गिरी है और उससे उसके सर पे चोट आई है। इनके हमने पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कल आनी है, तो अभी तक कोई बात हम क्लियर नहीं कह सकते। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशान मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश बच्ची के वुरसा के हवाले कर दी गई। वेलकम बैक जी। मुझे आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है। अभी निगत की कॉल आई थी, आप भी प्लीज़ कॉल कीजिए और अपनी सपोर्ट जो है, मदद जो है वो खदीजा के लिए जाहिर कीजिए। खदीजा, आपकी जो दूसरी बेटी है जोहा, इसको भी मारा? हाँ जी, ये भी बता रही है, ये भी बता रही है मुझे मारते थे। इसको भी हल्के हल्के निशान थे उस वक्त जब वो आई थी। अच्छा, जब 5 साल बेटियां आपके पास थीं, तो फिर इसके बाद वापस क्यों दे दी? उसने अपनी मर्जी से, जब मेरी दूसरी शादी हुई है तो उसने अपनी मर्जी से आके ली है, मैंने तो खुद नहीं दी उसको। मैंने अपने तेरे बाप के पास नहीं रहने दिया। अच्छा, मैं आपके फादर से बात करना चाहूंगा, माइक अगर उनके पास हो तो। ताहिर साहब, ये बताइए, नहीं हो गया, ये बताइए, आप तो नाना हैं, आपको पता था कि खुर्रम कैसा है, तो आपने बेटियां जाने क्यों दी? उसके बड़े आए चचा वगैरह, उन्होंने हमें दी कि आप आपसे ज्यादा अच्छी परवरिश करेंगे, और ऐसी इन्होंने एक बात बताइए, मेरा सवाल है, उन्होंने कहा कि आपसे ज्यादा अच्छी परवरिश करेंगे। मेरा ये सवाल है कि खुर्रम ने तलाक क्यों दी थी? ये 2 बेटियां होने पे दी। जब 2 बेटियां होने पे तलाक दे दी, मेरा सवाल, मुझे तो मालूम था कि ये बात ये थी, जब 2 बेटियां होने पे तलाक दे दी है, तो फिर वो उन 2 बेटियों की जिनको वो देखना भी नहीं चाहता, उनकी वो अच्छी परवरिश कैसे कर सकता है? और बेटियां होने पे तलाक दी, हम किस बात के मुसलमान हैं, किस बात के इंसान हैं? जिस बात को नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तरीन नापसंदीदा करार दिया था। अरब में लोग बेटियों को दफना दिया करते थे, आप आए तो ये रस्म खत्म हुई, आप आए तो ये जहालत दूर हुई। बेटियां तो बाइस रहमत होती हैं। उसके घर वाले कहते थे कि हमारे यहाँ तो पहले बेटे होते हैं। उसको किसी ने ये बताया था कि जो जिन्स की जो तयन होता है वो मर्द की तरफ से होता है, बिल्कुल, औरत जिम्मेदार नहीं होती इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, उसको किसी ने बताया था? अल्लाह बेहतर जानता है, बताया, अगर बताया होता तो वो इतनी बात, उसके घर वाले इतनी बातें ही ना करते। वो पंजाबी में मसाल है ना कि आटा गूंद दिए तो हिलदी क्यों है। एक टेलीफोन कॉल है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपको ये पता था कि उसने बेटियों की वजह से तलाक दी, मेरा सवाल बहुत सिंपल है, जब बेटियों की वजह से आपको पता था तलाक दी है, तो फिर वही बेटियां उसको क्यों दी गई? एक सवाल जी, ये मेरा आपसे सवाल है, प्लीज बताइएगा मुझे। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? सर, मैं सारा बात कर रही हूँ SSD से। जी सारा, कहिए।
सर मैं इसी टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी, अल्फाज नहीं मिलते बंदा कहे क्या, बट जस्ट इतना कहूंगी, जैसी बहन हमने ना किसी की, ये भी किसी की बहन है, ठीक है ना, और मैं आज इसके साथ खड़ी हूँ, मुझे कहीं अपनी मदद के लिए बुलाएं, कहीं मुझे इसके साथ अदालतों में जाना पड़े तो मैं इंसाफ के लिए इसके साथ चलूंगी, ठीक है ना। और जिस बंदे ने ये सब किया है उसके लिए मैं जस्ट इतना कहना चाहूंगी कि बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया था ना कि जो 2 बेटियों की अच्छी परवरिश करके उसे अच्छी तालीम दे के अच्छे घर ब्याह देगा ना, जन्नत क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा जैसे ये 2 उंगलियां। तो क्या है, ने ये सब किया, उसके घर कोई बहन नहीं थी, उसकी जो माँ थी वो पीछे किसी की बहन नहीं थी, ये जो इसने जिसको डाइवोर्स दी वो किसी की बहन नहीं है। इन सब चीजों का सभी जिम्मेदार कौन है? मैं जस्ट अपनी आवाम से ये पूछना चाहूंगी कि आज अगर हम इसके हक के लिए खड़े नहीं ना होंगे, कल हमारे साथ ही हो सकता। मैं भी किसी की बहन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वजीर आला पंजाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से केस पे फौरी एक्शन लें। हमजा शहबाज शरीफ साहब से केस पे फौरी एक्शन लें। इससे पहले भी आपने हमारी आवाज़ सुनी है, हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा है, अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है। इस पे फौरी एक्शन लिया जाना चाहिए और इनको सज़ा देनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, चौराहे पे मिलनी चाहिए, बताना चाहिए अगर किसी ने जुर्म किया है तो बताना चाहिए। एक बेटी का कोई कसूर नहीं हो सकता जिसकी उम्र 6 साल। हाउ कैन यू रेज योर हैंड्स? हाउ, कैसे मार सकते हैं आप अपने ही खून को, अपनी ही बेटी को? और मैं एक औरत से पूछता हूं, उस और क्या नाम था उस औरत का जिसने किया? गानिया। मैं गानिया तुमसे पूछता हूं, अल्लाह करे तुमको कोई ये दिखा दे, अल्लाह करे तुमको मेरा इश्क दिखा दे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, तुम औरत नहीं हो? फर्ज करो तुम 6 साल की होती हैं, फर्ज करो तुमको तुम्हारी मां से छीन कर किसी और के हवाले किया जाता, और फर्ज करो वो तुम्हारे साथ, तुम्हें मारती नहीं लेकिन तुम्हारे साथ वही सलूक करती जो तुमने इन बच्चियों के साथ किया, तुम पे क्या गुजरती? इतना सा भी एहसास नहीं है तुमको? हम किस बात का प्रचार करते हैं? आपने कहा ये अभी जोहा मेरे साथ खेल रही थी, आपने कहा कि अलिशबा जो थी वो बहुत संजीदा बच्ची थी जी। उसकी अच्छी बात क्या थी? सबसे अच्छी बात जो आपको बड़ा याद आती है? मतलब कि हर चीज का ध्यान, एहसासी बच्ची थी, वो किसी के पास भी रहती थी उसका एहसास करती थी, आवाज सुनती थी, कहना मानती थी। मेरे पास रही है, मेरा इतना ख्याल रखती थी, मुझे बाज़ों का गिरी हुई चीज़ कोई नज़र नहीं आती थी तो मुझे मम्मा ये ले आपको उठा के दे रही हूँ मैं, इतनी मतलब कि बच्ची एहसासी वो थी। आपको जब चीज़ें नज़र नहीं आती थी तो आपके साथ साथ आपका काम करती थी? हाँ जी, कहीं आना जाना होता था तो मेरे साथ साथ होती थी, मेरी मम्मा है साथ मेरी साथ, मतलब कि बहुत ज़्यादा एहसासी बच्ची थी। पढ़ने में कैसी थी? पढ़ने में लायक बच्ची थी, फर्स्ट आई थी जब मेरे पास थी, जब रहती थी मैंने उसको स्कूल में दाखिल कराया था, अभी मुझे 5-6 माह उसको हुए थे दाखिल कराए हुए। क्या बनना चाहती थी? कहती थी मैंने डॉक्टर बनना है। तो जब यहाँ से चली गई थी तो आपसे फोन पे बात होती? नहीं, 4-5 माह तो हुई ही नहीं ना, उससे पहले बहुत कम, मतलब कि बहनों के पास जब होती थी ना तब वो कभी कभार करवा दिया करती थी बात। जब बात होती वो भी मैं खुद करती थी फोन। जब बात होती थी तो शिकायत करती थी कि मुझे मार रहे हैं? नहीं, सहमी होती थी। जब कभी मिलवाने आता था तो बच्ची सहमी होती थी। अभी इस कहानी में एक ट्विस्ट और एक सवाल बाकी है। एक 6 साल की बच्ची है जो अब नहीं है, हम अपना शो खत्म करेंगे और चले जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुल्जिमों को सजा मिलेगी, मुजरिमों को सजा मिलेगी? मिलनी चाहिए। मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं है कि मैं यहाँ शो कर रहा हूँ या मेरे लिए तकलीफ दे, बिलाशुबा है मेरी पूरी टीम के लिए तकलीफ दे, आप देखने वालों के लिए बहुत तकलीफ दे होगा। मुझे गुस्सा इस बात पे है कि आज रिश्तों का खून हो रहा है। किस पे एतबार करे इंसान, किस पे एतबार ना करे? इस बच्ची की तस्वीर को गौर से देखिए और मुझे बताइए क्या ऐसे मरना चाहिए था?
अलिशबा डॉक्टर बनना चाहती थी। छोटा सा एक ब्रेक के बाद एक नई बात इस कहानी की आपको बताऊंगा, जरा सा इंतजार कर लीजिए। छोटा सा एक ब्रेक, से मिलते हैं ब्रेक के बाद। once again जी, अस्सलाम वालेकुम। और टेलीफोन कॉल्स हमारे पास हैं, हम वो लेते हैं। जोया बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है। इधर आओ जोहा, इधर तो आओ। जोहा की दोस्ती मारूश से हो गई है। इट्स ओके, इट्स ओके। चलो बैठी रहो, बैठी रहो, बैठी रहो। इट्स ओके। मारूश, यू हैव अ डॉटर। खुदा न करे टच वुड, कोई उसको मैली नजर से देखे भी तो आपको क्या लगेगा? बर्दाश्त ही नहीं होता। उसके बारे में कोई गलत सोच भी ले तो बर्दाश्त नहीं होता। मतलब बहुत क्राइसिस से गुजरते हैं बच्चे जब आपकी सेपरेशन होती है और आप ये सोच के रहना शुरू करते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारनी है। और समटाइम्स आपकी फैमिली आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि आपके बच्चे बिल्कुल अलग अलग सोचना शुरू कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पर्सनालिटीज़ ख़राब हो जाती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो जाता है जो समटाइम्स आप पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, हम अवॉइड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे माँ समझ जाती है, बाप को समझने में बहुत वक्त लगता है, और स्पेशली वो बाप जिसने वक्त ना गुजारा हो जाता। दो सवालात हैं मेरे। पहला सवाल तो मैं इनकी बहन से पूछना चाहता हूँ कि बेटी क्यों दी थी, बेटियाँ क्यों दी थी, जब पता था कि उसने बेटियों की वजह से ही डिवोर्स दी। यही डिवोर्स का रीज़न था ना कि उन्होंने कहा कि हमारे घरों में बेटे पहले पैदा होते हैं। हालांकि मेरे ख्याल में इनको उस आदमी को डिवोर्स देनी चाहिए थी, क्योंकि जिन्स या सेक्स का तयन प्रेगनेंसी में मर्द की तरफ से होता है और इनको डिवोर्स देनी चाहिए थी उसको। अगर ये क्राइटेरिया है, बेटियों की बुनियाद पे कौन डिवोर्स देता है? खुदा का वास्ता इन चीज़ों को बदलें जी। देखिए, ये एक नेचुरल बात है कि पेरेंट्स के बारे में कोई इतनी इमेजिन कर ही नहीं सकता कि माँ हो या बाप हो, वो अपनी औलाद को जान से मार देगा। उसकी जब निकाह इसका दूसरी जगह किया गया तो शायद उसकी गैरत जाग गई कि मैंने सौतेले बाप के पास अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ना, मैं उनको ले आऊँ। 5 साल तक नाना या मामू के पास थी तो वो बिल्कुल उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब उसको जो ही पता चला कि इसके दूसरा निकाह हो गया जगह पे, तो उसने ये सोचा कि मैंने अपनी बच्चियों को सौतेले बाप के घर में नहीं रहने देना। हमारे लिए एक तरह से अचानक भी थी, खुशी की खबर थी कि उसको एहसास हो गया अपनी बच्चियों का कि मेरे किसी गैर के हाथ में मेरे बच्चियों का आगे से उनकी परवरिश होगी। वो आए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और कितने वादे और कितनी इनको तसल्लियाँ दे के और ये कह के गया है कि मैंने अपनी बच्चियों की परवरिश अपने पास अच्छी करनी है। और हमारे किसी के घर वालों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे की इनके क्या प्लानिंग चल रही है। कोई सोच ही नहीं सकता कि सगा बाप अपनी बच्ची को मार देगा। सगा बाप अपनी बच्ची को मार देगा, दैट्स द क्वेश्चन। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी, अस्सलाम। मैं सारी बातें आप लोग कर रहे हैं कि ये दुनिया में होता आ रहा है, कहीं सुतेली माँ जालिम ठहर रहा है, कहीं सगा बाप ठहर रहा है ना। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मीडिया में आप इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं, लेकिन खुदारा अब आप अदालती केसेस देख के कुछ कोई बिल ऐसा पास करवा दें कि अगर कोई बच्चे अभी तक छोटे हैं, माँ के पास बालिग होने तक रह सकते हैं और बाप उनका पूरा खर्चा दे, कि ताकि ऐसी कहानी दोबारा ना दोहराई जाए। आपका नाम क्या है? मुझे प्लीज अपना नाम बताइएगा। अपना नाम बताइएगा मैम। हफ्सा। हफ्जा, मैं मेरे पूरे 10 साल में जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है, आपकी कॉल एक इतनी बामानी कॉल है, अमेजिंग।
इसी बात की हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी रिक्वेस्ट की है शहबाज शरीफ साहब से भी, मैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से भी अपील करता हूं, आप यकीन जानिए ये पूरी दुनिया में होता चला आया है और पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बहुत अच्छी कॉल है, थैंक यू सो मच। और हम ये इसी बात की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं एक जालिम बाप की कहानी जिसने सौतेली माँ के साथ मिलकर अपनी ही बेटी का खून कर दिया। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। कुछ कॉल्स लेते हैं, कॉल्स के बाद बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी बाकी है, आइए बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम साहिर भाई। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम? मेरा नाम मिसेस अहमद है, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक लिशबा का नहीं, पाकिस्तान की ना जाने कितनी लिशबाएं हैं जिन्हें हम जानते बूझते हुए ऐसे बाप के हवाले कर देते हैं, जिनकी वजह से ये देखें अब मेरी अपनी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ है कि उसे सिर्फ बेटे ना होने की वजह से डाइवोर्स हुई। तो उसकी साथ थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा दीजिएगा। जी जी जी, सॉरी बोलिए। उनकी सास का यही मुतालबा होता था, जी हमारे खानदान में तो बेटे होते हैं, बेटियां नहीं होती। ठीक है, तो मैं सर भाई इस माशरे से बहुत ज्यादा तंग हूँ इस लिहाज से कि देखें एक औरत ही एक औरत का घर खराब करती है, नंबर 1। नंबर 2 वो बाप जो अपनी बेटी को पहले तो ऐसे शोहरों के हवाले कर देते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से धक्के खाती हुई वहाँ से वापिस आती है तो वही माँ बाप उसको बोझ समझते हैं। ठीक है, और वही बाप अपने हाथों से उसके बच्चे देखें उसके शोहर के हवाले करें। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे माशरे में? अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम मिसेस जिया, इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। जी मिसेस जिया, क्या कहना चाहती हैं? मैं पहले तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है और इस तरह की केसेस संभालना बहुत मुश्किल है। आपको हेड्स ऑफ टू यू। दूसरा मैं इनको बोलना चाहूँगी, प्लीज अपने बच्चों को किसी और के हवाले मत करें। मैं आपके प्लेटफॉर्म से सब लोगों को, सब माओं को यही कहना चाहूँगी कि अपने, जब इनको पता चलता था कि बच्ची सहमी हुई है, इन्होंने क्यों जाने दिया उसको। मुझे तो कुछ हो रहा है, मुझे ये सोच के भी कुछ हो रहा है उस बच्ची पे कितना कुछ गुजरा होगा जो हम किसी ने भी नहीं देखा। अभी तो मैंने मिसेस जिया अभी खदीजा से एक सवाल नहीं किया है और वो सवाल मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मेरे जहन में है लेकिन मैं वो पूछ नहीं पा रहा हूँ। आपकी कॉल आई है, पता नहीं क्यों, मैं बस जैसे जैसे शो होता है मैं वैसे कर लेता हूँ। मैं खदीजा पूछ लेता हूँ आपसे सवाल। खदीजा मुझे जवाब दीजिएगा, जिस वक्त आपको ये पता चला है, और ये मैं उन तमाम माओं को दिखाना चाहता हूँ, उन तमाम वालिदैन को दिखाना चाहता हूँ और उन तमाम लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो दूसरी शादियाँ करते हैं या सेपरेट फैमिलीज़ में रहते हैं और इसके बाद उनके बच्चे स्प्लिट होकर रहते हैं, सिर्फ उनको दिखाना चाहता हूँ। समझिएगा इस बात को, किसी मजबूर की आवाज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस वक्त खदीजा तुमको ये पता चला है, जब तुम्हारी नंद की, साबका नंद की कॉल आई है और उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारी बेटी को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, हाँ जी, माँ के दिल पे क्या गुजरी है? तुम किन कदमों से हॉस्पिटल पहुंची? मैं तो उसी वक्त निकली हूँ भाइयों के साथ, सिस्टर के साथ। 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग पहुंच गए। मुझे ऐसे लगे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब जाके देखा है तो पहला रिएक्शन क्या था? जाके वहाँ देखा है तो डॉक्टरों ने जब जवाब दिया, मुझे तो समझ मतलब कि बच्ची डेथ हुई हुई है। मैं को नहीं, मेरी बच्ची जिंदा है। ऐसी बात है, माँ थी, माँ को लग ही नहीं रहा था कि मेरी बच्ची को मर गई है।
क्या आप समझ सकते हैं, मेरे भाई को यहां गोली लगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ही सर्वाइव्ड। कलीम उस वक्त शो कर रहे थे और कलीम निकलते हुए भागे, मुझे उन लोगों ने नहीं बताया। जब शो खत्म हो गया और वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे उनको, तो कलीम ने मुझे हॉस्पिटल जाते हुए फोन किया और मुझे कहा कि आमिर भाई को गोली लगी। मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला था, क्या? और वो जैसे मैंने क्या कहा था, और वो रास्ता, और मैं बहुत मजबूत आसाब का मालिक आदमी हूं, वो रास्ता जो मैंने उस जगह से एनएमसी हॉस्पिटल तक तय किया है, वो सिर्फ मेरा दिल जानता है। अब इमेजिन कीजिए कि एक मां को यह बताया जाता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। उस वक्त तक ये पता नहीं था कि इन्होंने मारा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो तो, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मेरी बच्ची के साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है। ये मेरा दिल कह रहा था अंदर से, मेरी बच्ची जिंदा नहीं है। जी ताहिर साहब क्या कहना चाहते हैं? फिर ये बात शुरू कैसे हुई, कैसे पता चला कि उसके साथ ये हुआ है? जब इन्होंने फिर वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्ची उस खुरम के हाथ से छीनी है, तो फिर वो उसका चेहरा देखा तो सारा जख्मी था, नीलो नील था। फिर वो सारा जिस्म देखा तो नीलो नील था। तो वॉशरूम में गिरने से तो इतनी चोटें नहीं लगती हैं, तो बच्ची की डेथ कैसे होगी? वॉशरूम में गिरी है, डेथ होगी? ये तो कोई सवाल मंतिक बनता ही नहीं है। कहाँ कहाँ जख्म थे? पूरे जिस्म पे, नीलो नील था सारा जिस्म। तस्वीरें निशान थे फॉरहेड पे, आईज के पास। पहले तस्वीरें क्या कह रही हैं? मैंने कहा तस्वीरें हैं उसकी, जो हाँ जी जख्म की तस्वीरें। हाँ जी। सारे जिस्म के जख्मों की तस्वीरें हैं सारी सारी। और फिर इब्तदाई रिपोर्ट में भी 10 तो शिद्दत के निशान जाहिर हुए हैं। दिखा सकते हैं। आप अगर देख सकें तो जिस वक्त की बात हो रही है तो खदीजा रो रही थी और जोहा से बर्दाश्त नहीं हुआ। जोहा ने आके माँ को हक किया और उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन ये वो जख्म है जो भरने वाला नहीं, चाहे कुछ हो जाए। अब जोहा का क्या होगा? आप कह रही हैं कि इरफान भी रखना नहीं चाहते। मैं कभी बतलाता नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं? सामने गानिया से क्या कहना चाहती हैं? गानिया से बोलें, शायद हो सकता है वो ये प्रोग्राम देख रही हो। गानिया देखेगी, उसको दिखाएंगे, ये बोले जरा, गानिया से बात करें। ठीक है, उसने किया है तो उसको सजा मिलेगी इस चीज की। वो रिपोर्ट आने पे है, देख लेते हैं। लेकिन तशद्दुद के तो निशान है ना, वो तो मारती रही है ना, ये तो चीज है। तुझे सब है पता, सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे वो तस्वीरें भी देख सकेंगे जो छोटी अलिशबा की। मैं भी अलिशबा डॉक्टर बनना चाहती थी। अलिशबा डॉक्टर बनना चाहती थी और अलिशबा डॉक्टर नहीं बन सकी। उसकी जिंदगी 6 साल की खत्म हो गई और उसकी जिंदगी को खत्म करने वाला और कोई नहीं, उसका अपना बाप और उसकी सौतेली माँ। जब अलिशबा कत्ल हुई है तो उस वक्त उसके बाप ने एक जुमला कहा उसकी सौतेली माँ से कि तुम्हें मार के सुकून मिल गया। एक माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी ये सिर्फ एक माँ ही जानती है। मुझे बताइए, अलिशबा की कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अचानक बैठे बैठे याद आ जाती हैं? खेलती रहती थी मुझसे, बातें वगैरह करती रहती थी। मम्मा ऐसे जब मेरे पास थी
हर बात शेयर करती थी, मम्मा आप ऐसी हो, आप अच्छी हो, आप बहुत प्यार करती हो, बहुत प्यार करती, हर चीज़ का ध्यान रखती थी। मेरे पास होती थी दोनों होती थी। मैंने तो ट्विंस की तरह पाली है, हर जगह कहीं पे लेके जाना इनको अपने साथ साथ ही रखती थी। उनको साथ साथ रखती? जी बिल्कुल, कभी मैंने इनको घर पे अकेला नहीं छोड़ा था। कहीं यहाँ बाहर तक भी जा रही तो इनको साथ साथ ही लेके जा रही हूँ अपने। बारूश, आपको याद है ना जब आपकी बेटी का इत्तला नहीं आ रही थी और आप हमारे साथ शो पे कराची में थी और आपकी क्या हालत हुई थी? दिल एकदम बंद हो जाता, समझ नहीं आता कि दिमाग काम कैसे करेगा, हाथ पांव काम जाते हैं, लफ्ज़ नहीं होते बयान करने के लिए कि आपके बच्चे को कुछ हो जाए उस वक्त आप क्या करेंगे, किससे कहेंगे, कहाँ भागेंगे। आपको उम्मीद थी कि अलिशबा जो है वो जिंदा होगी? हाँ जी, मैंने कहा चलो उसकी जाहिर सी बात, तबीयत ख़राब हुई होगी, चलो बच्चे को नहीं सारा कोई नज़ला ज़ुकाम बुखार होगा या कुछ होगा, ऐसी कोई बात होगी। लेकिन जब वहाँ जाके देखा, जब डॉक्टरों ने ऐसे कहा है और निशान देखे हैं जब, तो जाहिर सी बात है फिर तो मुझे तो तसल्ली अभी तक नहीं आ रही कि मेरी बच्ची को डेथ हो गई है। माँ हूँ ना, जरा सा आज सुबह इसको तैयार करी थी, मुझे वो नहीं नजर आ रही थी। इकट्ठे रखा है मैंने दोनों को अपने साथ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। खदीजा कहती हैं कि आज सुबह जब मैं तैयार कर रही थी तो मुझे अलिशबा नजर नहीं आई, क्योंकि मैं हमेशा दोनों के साथ रहता। जिस टाइम किस किस को याद नहीं किया होगा कि कहीं से मेरी माँ आ जाए, मेरी खाला आ जाए, मेरे नाना अबू आ जाए, कोई आ जाए हमें यहाँ से आके अजाब वाली जगह से ले जाए। मैं अक्सर अपने घर भी बैठी होती ना, मुझे एकदम बैठे बैठे ये ख्याल आ जाता है कि उस बच्ची ने मेरे भी बच्चे हैं। एक माँ के जिंदा और बाप के जिंदा रहते हुए वो एक सौतेली माँ के हाथों से जुल्म सह रही है, और उस दौरान उसने किस किस को नहीं याद किया होगा कि मुझे कोई आए और यहाँ से आके ले जाए मेरी माँ के पास। और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए उसके लिए। हम लोगों ने फ़ोन कॉल्स की उस आदमी को कि बच्चों को माँ के साथ मिलवा दे, वो बस टाल मटोल करता रहा, अभी नहीं अगले संडे लेके आएंगे, उससे अगले संडे ले आएंगे, करते करते 3 माह लगा दी। शायद हमें वो मिल गए होते तो हम उनको अपने पास ले आते, जाने ही ना देते। उनके निशानात देख के, उनकी जो उन्होंने मार मार के उनको वीक कर दिया, खाना भी नहीं देती थी। ये बच्ची बता रही है जोहा कि हमें एक टाइम का खाना मिलता है। जेल में भी ऐसे मुलजिमों के साथ इस तरह का बिहेव नहीं किया जाता, सलूक नहीं किया जाता जिस तरह से उन लोगों ने बच्चियों के साथ किया। एक टाइम का खाना देते थे, एक सुबह काम भी लेती थी। बड़ी बच्ची सौतेली माँ का कमरा साफ करती थी, ये छोटी बच्ची अपना कमरा साफ करती थी, बर्तन धुलाती थी, सफाई करवाती। वो किस किस्म का बाप था जो सामने शाम को आके देखता था कि मेरी बच्चियों के साथ ये सलूक कर रही है, और उसके ऊपर उंगली नहीं उठाता था। एक टेलीफोन कॉल है, साउथ अफ्रीका से ये कॉल है, पहले वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, साहिल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाई, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिएगा। जी साहिल भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी वालदा के बारे में पूछूं कि अभी कैसी तबीयत है आपकी वालदा की? जी बेहतर है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं दूसरा सवाल ये करना चाहता हूँ साहिल भाई कि इसके नाना से और उसकी वालदा से जब इनका तलाक बच्चियों की वजह से हुआ तो इन लोगों ने इजाजत क्यों दी उनको वहाँ भेजने के लिए इन बच्चियों को? वही सवाल मेरा भी था, तो इसके जवाब में ये कह रहे हैं कि इजाज़त इसलिए दी थी क्योंकि कोई भी ये इमेजिन तो नहीं कर सकता कि आप एक बाप जो होगा वो अपनी ही बेटी की जान ले लेगा।
या एक बाप एक सौतेली माँ को इस बात की इजाज़त देगा कि वो उठा के एक 6 साल की बच्ची पे हाथ उठाए और इसके बाद उसको इतना मारे कि उसकी जान चली जाए? इनका कहना ये है। ज़ाहिर है गलतियाँ हम सबसे होती हैं, बाद में हम उन पे पछताते हैं। इन्होंने भी जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि मैं जब से आया हूँ यहाँ पर खदीजा सिर्फ अपनी बेटी की याद में रो रही है, इनकी खाला भी रो रही हैं, इनके घर में अजीब किस्म का माहौल है। हंस रहे हैं ये लोग लेकिन हंस नहीं पाते, मुस्कुराते हैं लेकिन मुस्कुरा नहीं पाते। जोहा की शरारतें हैं, जोहा को नहीं पता यहाँ मोहब्बत का अजीब आलम है। खदीजा रो रही है और जोहा उसके आंसू साफ कर रही है। एक और टेलीफोन कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मैं सजीला खान लाहौर से बात कर रही। जी कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ मैं। मुझे ये बहुत दुख हुआ सुन के, ये स्टोरी जो देख रही हूँ, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, और ये तकरीबन मेरी भी मिलती जुलती स्टोरी है। मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे दूसरी शादी की हुई थी और मैंने अपने बच्चों को पाला है, मैंने दूसरी शादी नहीं की। और इनका देख के बहुत दुख हुआ। इनको बच्चियां अपने पास रखनी चाहिए थी। ये भी एक अजीब सा अलमिया है कि एक मर्द दूसरी शादी कर सकता है लेकिन एक औरत दूसरी शादी ना करे। बिल्कुल, अगर इन्होंने दूसरी शादी की थी तो इनको चाहिए था ये अपने दूसरे हस्बैंड से इस बारे में बात करती कि मैं अपनी बच्चियां अपने पास रखना चाह रही हूँ। बिल्कुल। और बच्चियों को माँ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनको बच्चियां अपनी नजरों के सामने रखनी चाहिए थी। और जब इनको ये पता था कि इनका हस्बैंड, पहला हस्बैंड बच्चियों की पैदाइश पे उसने इसको छोड़ा है। एक और टेलीफोन कॉल है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टॉक। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? साहिल भाई, मैं डेरा इस्माइल खान से बोल रही हूँ, साइमा नूर। जी साइमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साहिल भाई, बस ये अलीफा वाली चैप्टर पे ही बात करनी थी कि बहुत अफसोसनाक बात है ये कि हमारे मुल्क में ये कुछ हो रहा है। ठीक है, और अब क्या इनके वालिद को कोई पनिश या वो अरेस्ट हुए हैं FIR के बाद, उनका क्या हुआ है? अभी ताकि लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि ऐसे करने से आगे उनके लिए क्या हो सकता है उनके साथ। और जी, हमने वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है और मुझे यकीन है कि वो हमारा तो शो भी देखते हैं वैसे वो, और वो हमारी बात को नहीं टालेंगे, बिल्कुल नहीं टालेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि किसी न किसी तौर पे इस बात पर जरूर एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द इन मुजरिमों को सजा मिले। साथ साथ आज एक कॉल आई थी हफ्जा की, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात की है। ये बिल पार्लियामेंट में हमारी पास होना चाहिए, इसको मूव होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर कि जब डिवोर्स होती है तो कम से कम बलूगत तक बच्चियां माओं के पास रहेंगी, अनलेस कि कोई और बात साबित हो जाए। और वालिद पे, जो वालिद हैं उस पे उनका नान नुफ्का जो है वो लागू होना चाहिए कि वो जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक अपनी बेटियों के लिए करते रहेंगे। इस तरह से किसी को स्कॉट फ्री नहीं छोड़ देना चाहिए। ये पार्लियामेंट के अंदर बात जानी चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम लोगों से, जितने भी हमारे वज़राए आला हैं, गवर्नर साहिबान हैं, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, फ्रॉम इमरान खान साहब टू अल्ताफ हुसैन साहब टू एवरीवन, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर ये बात जरूर जानी चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं मां, दिखलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं मां,
तुझे सब वेलकम बैक। और बहुत सारे सवालात हैं which is unanswered। मेरे पास जी मेरे पास आपके लिए एक इत्तला है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। शो के बिल्कुल इख्तिताम के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मुझे पाकिस्तान से सवाल करना है, क्या आप खदीजा को सपोर्ट कर सकते हैं? क्या हम कोई ऐसा लॉ पास कर सकते हैं? आज के शो का मकसद क्या है? क्या इस शो का मकसद ये है कि हम यहाँ पर आके इनके जख्म को रेदें और इनसे बात करें? नहीं। क्या इस शो का मकसद ये है कि हम यहाँ पर आके इनको तसल्ली दें? हाँ। क्या इस शो का मकसद है कि हम इनके पास आके इनको ये बताएं कि हम इनके इस मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े हैं? हाँ। क्या इस शो का मकसद ये है कि हम एज पाकिस्तानीज आज ये डिसाइड करें कि हम किसी भी जुल्म को अपनी बेटियों पे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्या इस बात का ये मकसद है कि हम दूसरों को ये तरगीब दें कि जब आप दूसरे की बेटी को लेके जाते हैं और अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो कम से कम अपने दिल में इतनी वसअत जरूर पैदा कीजिए, इतनी वसअत जरूर पैदा कीजिए कि उसके बाद अगर वो किसी और के साथ शादी करना चाहे तो उसको पूरा पूरा उसका हक होना चाहिए, और अगर उससे आपकी औलाद है तो उसका नान नफका आप पे लाजिम है। ये लॉ की सूरत में आना चाहिए। आई थिंक हम लोग कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है जैसे लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। तो आई थिंक हमारे पास लॉ होगा तो औरत की सुनी जाएगी। अगर आज ये लॉ होता तो वो 5 साल जो खुर्रम ने लापरवाही में गुजारे वो नहीं गुजारता। ऑल ऑफ अ सडन 5 साल तक खुर्रम ने ये देखा तक भी नहीं, वो यहां पर आके उन्होंने पैसे कभी दिए? कभी नहीं दिए। नहीं। आके कभी बच्चों को पूछा कि ये खाते क्या हैं, पहनते क्या हैं? कभी फोन तक करके नहीं उसने पूछा। फोन तक भी करके नहीं पूछा, लेकिन 5 साल बाद अचानक से उसकी गैरत जागती है और वो ये कहता है कि चूंकि तुम किसी और से शादी कर रही हो इसलिए ये मेरी बेटियां हैं, ये एक गैर मर्द के साथ नहीं रहेंगी। तुम एक गैर औरत के साथ जो उसकी गैर मां है उसके साथ अपनी ही बेटियों पर जुल्म कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी निकाह में किसी और के पास नहीं रह सकती। हैरत अंगेज बात। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब खुर्रम लेके चला गया था तो जब 5 महीने तक आपने उनसे कोई बात नहीं की, बेटियों से कोई राब्ता नहीं हुआ, तो क्या आप लोगों ने पुलिस से राब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की? जो दूसरी बीवी थी उसकी डिलीवरी होने वाली थी, उसने कहा था कि उसने बच्चियां अपने घर में नहीं रखी हुई थी। उसकी बीवी की भी डिलीवरी होने वाली थी? जी, ये 4 माह पहले। उसके 2 बच्चे हैं उसमें से। गानिया के 2 बच्चे हैं जी। वो उसके बच्चे होने के बावजूद हम ये इमेजिन नहीं कर रहे वो किस तरह की औरत है कि उसने दूसरे की औलाद को इतना तशद्दुद करके मारा। मैंने अभी ये तस्वीरें देखी हैं, वो तस्वीरें जहाँ कहीं हैं मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल नहीं, लेकिन वो देखने के बाद मेरे चेहरे पे पता नहीं हजारों रंग हैं और दिल में हजारों गम हैं। मुझे ये बता दें, मैं सिर्फ ये नहीं मैं दिखाऊंगा नहीं बिल्कुल, ऐसे ही दिखा दीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता। लेकिन ये मैं इसको उल्टी तरफ से कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तस्वीर हैं। ये 8 तस्वीर किसी की भी जिंदगी को बदलने के लिए काफी हैं। 8 तस्वीर। इस वक्त आप उसको स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ब्लर है, आपको उसको हम दिखा नहीं सकते, लेकिन जगह जगह जख्मों के निशान है। चेहरे पे जख्म का निशान है, होठों पे जख्म का निशान है, यहाँ पर इसकी ये आंख के पास यहाँ पर जख्म का निशान है, कमर पे पीछे जख्म का निशान है, मतलब ब्रूजेस हैं। लातों पे, दोनों पाँव पे ब्रूजेस हैं, दोनों पाँव पे। होठ के निचले हिस्से के अंदर पूरा जो है वो फटा पड़ा है। दोनों टांगों में घुटने के पास यहाँ पर इस जगह, इधर यहाँ पर जख्म के निशान है। ये पूरा बाजू जो है वो जख्म से भरा पड़ा हुआ है। आई मीन, और यहाँ पर इस जगह शदीद किस्म के ब्रूजेस हैं, जैसे किसी ने लकड़ी से लेके मारा हो या किसी डंडे से लेके मारा हो। आई डोंट नो कि कैसे लोग ये जुल्म कर लेते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, सबसे पहले हम वो ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। साहिर भाई, मेरा नाम हाजी सत्तार है। मैं अपनी बहू के बारे में कह रहा हूँ कि मेरी बहू को एक टीवी चैनल वालों ने वो भी मेरे बेटे से लड़कर चली गई। मैं हमेशा समझौते के लिए गया, उनके वालिदैन ने मुझे थाने की धमकी दी गई। उन्होंने कुछ लोग मेरे घर तक भेजा, मुझे वहशत दी, दहशत देके। मैं चाह रहा था कि मेरी बहू मेरे घर आ जाए, उसके एक बेटा एक बेटी है। उसके बाद इन्होंने ससुराल वालों ने क्या किया, उसको सारिम बरनी ट्रस्ट में भेज दिया। हम तो समझौता में थे, मेरे वकील को मैंने कहा, वो किया। मैंने इनको कहने लगा कि बेटा आप आ जाओ हमारे घर। सारिम भाई ने उसके गलत बयान देके आपके मीडिया में उसको बच्ची को कहा कि नाम सोनी के नाम से उसका नाम है सूबिया।
उसका गलत ना नाम देके स्टेटमेंट दिलवाया और दिलवाने के बाद कहने लगे कि भाई मेरे साथ मेरे देवर ने ये हरकत की, लड़की ने जो है गलत बयान दिया, आप इतनी मेहरबानी करें कि मुझे बुला ले, मैं उस लड़की को बुला ले, मैं उसके सामने ना अपना भी स्टेटमेंट दूंगा, वो बच्ची का भी दूंगा, पड़ोसियों का भी बयानात। मेरी बेटी जो बहू थी वो मुक्का चौक पर रहती थी, मैं उनके बयानात, उसने मेरे बड़े साहबजादे के लिए भी गलत बयानात दिए, मेरी बच्ची के लिए। तो आपको, मैं आपका फैन हूँ, मैं हर सुबह रिटायर मुलाजिम हूँ सरकारी में, आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ। आपकी वालदा के लिए शुगर पेशेंट है, मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, मैं आपकी बात जो आप कहते हो वही ट्रीटमेंट मैं भी करता हूँ, वो भी आपकी वालदा के लिए भी दुआ करता हूँ। सारिम भाई मुझे आप बुला लें या सारिम भाई को बुला ले, बच्ची को बुला ले, मैं अपनी बहू के बारे में मैं स्टेटमेंट दूंगा, 2 और लोगों को भी लाके। ये मुकदमा जो मेरे बेटे का, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरा बेटे से तलाक ले ले। ठीक है, मैं आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको दो बातें करना चाहता हूँ। आपने भी सारिम भाई का नाम लिया, मैं बहुत कम लोगों के बारे में पूरे वसूख से कोई बात कहता हूँ, लेकिन सारिम भाई के बारे में मैं पूरे वसूख से बात कह सकता हूँ कि उन्होंने गलत बयानी किसी तौर पे भी नहीं की होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुरुस्त नहीं कह रहे, हो सकता है आपको गलत फहमी हुई हो, लेकिन ये मैं ज़रूर करूँगा कि मैं सारिम भाई को कॉल करके सारिम भाई को ज़रूर बुलाऊँगा और आपको भी ज़रूर बुलाऊँगा, ताकि आप लोग बैठ के अपने मसाइल का जो हल है वो दरियाफ्त कर सकें। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक कॉल ज़रूर सारिम भाई को कर लीजिएगा और हक़ाइक़ जानने की कोशिश कीजिएगा कि उनको क्या हकीकत बताई गई है। मेरे ख्याल में ये प्लीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन आपकी कॉल सर आंखों पर डेफिनेटली हम आपको बुलाएंगे। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम मुझे थोड़ा सा जरा इसको वॉल्यूम बढ़ा दी जी। हेलो जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी, जोर जोर से बोलिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद से बात कर रही हूँ, सहर। जी जी सहर, बोलिए क्या कहना चाहती हैं। अभी मैंने देखा ये प्रोग्राम, मासूम बच्ची को जिस तरह से कत्ल किया, देखना तो खुदा की रहमत होती है, लेकिन पता नहीं किस तरह के जालिम लोग होते तो बिल्कुल उनके दिल में रहम नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है। ये कुछ बेटियाँ थी, दोनों अल्लाह को प्यारी हो गई। अब मैं बहुत मुश्किलात का शिकार हूँ उनके बाद, क्योंकि मुझे पता है कि एक एक पल, एक एक मूवमेंट जो इंसान के बच्चे की होती है वो माँ के दिल में लिखी हुई होती है। अल्लाह इस माँ को सब्र दे जो इतनी बड़ी इंसानियत को बर्दाश्त करेगी और हमारे हुक्मरानों की आंखें खोल दे, जो उनके कुछ से कुछ हो जाते हैं। लेकिन आप देखिएगा आज ये प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किसी को कुछ याद ही नहीं रहता। नहीं देखिए, मुझे औरों का, बहन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऐसी तो बात नहीं है कि सब लोग भूल जाएंगे, वो जो भूल जाएंगे वो भूल जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक ये प्रोग्राम खत्म होगा तो हम इसको भूलेंगे। मैंने अभी तो आपने प्रोग्राम देखा नहीं है, प्रोग्राम के एंड में मेरे पास एक ऐलान है, मैं वो जरूर करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं यहाँ इसलिए नहीं आया या मेरी टीम यहाँ इसलिए नहीं आई कि हम ये प्रोग्राम आके इनके जख्मों को कुरेदें या मैं बैठ के इनको रुलाऊं यहाँ पे, या हमारे कोई टीआरपी नंबर बढ़े, या मैं एक माँ के आंसुओं का आप लोगों से कहूँ कि एक माँ को आंसुओं का हिसाब दो, इसलिए बिल्कुल नहीं आया मैं। इसलिए कोई ये रीज़न नहीं है, मैं सिर्फ एक रीज़न की वजह से आया हूँ कि वो शख्स जिसने ये जुल्म किया है, वो 2 लोग जो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, जिन्होंने 6 साल बच्ची पे जुल्म किया है, जिन्होंने उसको मारा है, कत्ल किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और एक कॉल जो बहुत अच्छी आई है, मैं उसको बार बार उसका रेफरेंस दे रहा हूं, देखिए वो बात मेरे दिमाग में नहीं आई तो इसका कोई क्रेडिट मेरा नहीं है, ये क्रेडिट सिर्फ हफ्जा का है, जिन्होंने ये कॉल की थी और ये बताया था कि हमारे पार्लियामेंट में ये बात मंजूर होनी चाहिए कि जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसका नान नुफ्का बाप की जिम्मेदारी है, और साथ साथ उस बेटी को मां ही के घर रहना चाहिए अनलेस के बाप ये प्रूव कर सके कि मां में कोई ऐसी खराबी है कि मां अपनी बच्ची को नहीं रख सकती। और एक और चीज़, वो मैं खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कुछ उलमा को मुझे साथ मिलाना पड़ेगा क्योंकि ये मसाइल थोड़े से गंभीर हैं, और उसके बाद बैठ के मैं ज़रूर शो करना चाहूँगा कुछ एसेंशियल चेंजेस हमारे माशरे में होनी चाहिए। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? रुबीना सिंह, सियालकोट से। जी रुबीना, बोलिए क्या कहना चाहती हैं। जी रुबीना, कैसी हैं? रुबीना मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा इसके जरा वॉल्यूम या तो बढ़ा दीजिए या मुझे कुछ कीजिए ऐसा कि जो मैं उनको सुन सकूं रुबीना को।
ताहिर भाई, आपकी अम्मी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जब ब्रेक पे जाने से पहले एक और बात कहूंगा जो मैं वाकई कहना चाहता हूं, और ये मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूं, साथ साथ अपने मीडिया के दोस्तों को बताना चाहता हूं, बिकॉज जो बात सीधी है वो सीधी है, मुझे किसी का डर खौफ तो है नहीं, तो मैं तो सीधी बात करूंगा। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं मैम? ताहिर भाई जी प्लीज बोलिए। कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं और उसके बाद मेरे पास एक ऐलान है अगली ब्रेक में। मैं जब से कल से लाहौर से चला हूं, कराची से चला हूं, तब से मुझे अपने शोज के बारे में रिव्यूज मिल रहे हैं। हर आदमी मेरी वालदा के बारे में पूछ रहा है, हर आदमी ने अबरार भाई का शो देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन मुझे ये पता है हमारा शो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है, और इस बात का प्रूफ मैं आपको अभी दूंगा अगली ब्रेक में। ये और बात है कि कुछ लोग कैसी भी कोई बात करें, लेकिन ये मुझे मालूम है क्योंकि मैं जब से चला हूं, कल मैंने 6 घंटे एयरपोर्ट पर गुजारे हैं, और उस एयरपोर्ट के 6 घंटों में मुझे जो रिव्यूज मिले हैं, जिन लोगों ने, और अभी भी आप देख रहे हैं, खुद ही कॉल्स आती हैं जो बताती हैं रिकॉल वैल्यू कितनी होती है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आप हमारे शो को देखते हैं, और बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये शो देखा क्यों जाता है और कितना देखा जाता है, लेकिन मेरे पास इसका एक प्रूफ होगा। मैं बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं करता, और वो बात मैं करूंगा इस ब्रेक के बाद। आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ क्यों आया था। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। याद भी तुझको आना पाऊं मां, क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा मेरी मां। बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और एक ऐलान है हमारे पास सीएम पंजाब की तरफ से। रफीउल्लाह साहब की जो PRO टू सीएम पंजाब है, इनकी कॉल आई थी हमारे पास, और ताहिर साहब आपको बताना चाहता हूँ मैं, खदीजा आपको बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपके घर वालों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि वो इसको पर्सनली खुद देख रहे हैं इस चीज़ को। जैसे ही फोरेंसिक रिपोर्ट आती है इस पे एक्शन होगा, और सीएम पंजाब ने ये कहा है, और इस वक्त भी उनसे जो बात हुई है वो यही हुई है कि चाहे कुछ हो जाए, ये कातिल जो है ये बच के नहीं आएंगे, सज़ा उनको हर सूरत में मिलेगी। आप वो रिग्रेटफुली, जाहिर है आपकी बेटी तो आपको वापस नहीं दे सकते, उनके बस में नहीं है। अगर मेरे ख्याल में उनके बस में होता शायद वो ये भी कर देते, लेकिन उनके बस में नहीं है, किसी के बस में भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ये जुल्म किया है वो मुजरिम कैफर किरदार तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये उनका ख़ास मैसेज है जो रफ़ीउल्लाह साहब ने हमको दिया है, उनके PRO ने हमको दिया है, और इस सिलसिले में समा इसको फॉलो अप करेगा, हम इसको फॉलो अप करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द। हम आप लोगों को अकेला इसे नहीं छोड़ने वाले, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। आपको याद होगा जो हमने तबस्सुम के लिए किया था, इसी तरह से जो हमने मुआविया के लिए किया था, इसी तरह से जो हमने चेतन के लिए किया था, जिगर के लिए किया था, आज हम अलिशबा के लिए यहाँ मौजूद हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, जब तक ये मुजरिम कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाते, समा हरगिज पीछे नहीं हटेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरी टीम पीछे नहीं हटेगी। मैन, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। मैंने आपको आके, और आप इस बात की गवाही दीजिएगा कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू होने से पहले, जब कोई कैमरा नहीं था, मैंने आपसे आके माफ़ी मांगी थी कि मुझे ये शो करना पड़ रहा है। जी जी। मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ। नहीं कोई बात, क्योंकि एक माँ का दिल बहुत नरम होता है। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को दुरुस्त रखे, और हमारी नीयत को सिर्फ यही रखे कि हम इस वजह से यहाँ मौजूद हैं कि आपको इंसाफ मिल सके। थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगी आप प्लीज़? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये तशद्दुद के निशानात डॉक्टर ने रिपोर्ट पे मेंशन किया, कॉज ऑफ डेथ नहीं बताई है, यानी कि चेहरे पे जो 10 तशद्दुद के निशानात हैं पूरे बॉडी पे, वो रिपोर्ट में लिख दी हैं, तो क्या ये तब भी कातिल छूट जाएंगे? मेरे ख्याल में पुलिस के पास बहुत सारे ज़राए होते हैं कबूलवाने के। एक बार फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तो फिर उसके बाद ये चीज़ पुलिस पे छोड़िएगा, कोई भी आदमी इस बात को माफ़ नहीं करेगा। आपको ये मैं गारंटी देता हूँ, चाहे वो हमारी पुलिस हो, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, कोई भी आदमी इस बात को माफ़ नहीं करेगा। आप कुछ कहना चाहती हैं?
हाँ जी, वो पुलिस भी मैंने कहा हमारा बहुत ताउन कर रही है, साथ दे रही है। बिल्कुल जी। अच्छा, मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर दिया है और ये पर्सनल नंबर मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो रात को किसी वक्त 2 बजे, 3 बजे, 10 बजे, 5 बजे, जब आपको मसला हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जब आपको मसला हो, आप मुझे कोई बात नहीं, कोई खेलने दीजिए, जब आपको मसला हो कॉल कर सकते हैं। इधर आओ तुम, इधर आओ मेरे पास, भाग के आओ, भाग के। ये मुझे दो, माइक दीजिए। अलिशबा को बोलो, अलिशबा आई लव यू। बोलो अलिशबा आई मिस यू। आई मिस यू। ये अलिशबा की बहन है जोहा, अकेली रह गई। बहुत साल गुजर जाएंगे, इसे अलिशबा याद नहीं होगी, लेकिन काश आज अलिशबा साथ होती। कल एक और नाकाबिले फरामोश शो होगा वाकई। सो कल भी देखिएगा। हमें देखने का, हमसे प्यार करने का बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।